नहीं चाहते हैं और ना ही कोई एडिशनल एफर्ट लगाना चाहते हैं और लगवाना चाहते हैं अपने लोगों द्वारा टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द गोल। तो जो बहुत इनका जो होता है बहुत लो होता है, दोनों ही तरफ इनका झुकाव, ना ही ये बहुत टास्क ओरिएंटेड होते हैं और ना ही बहुत ये पीपल से रिलेशन स्टैब्लिश करने में भी इनकी जो इफिशियंसी है वो बहुत लो होती है। ठीक है, तो इस तरह के जो लीडर होते हैं उनका जो एम्प्लॉय कंसर्न होता है, एम्प्लॉय जो होते हैं इनसे बहुत लेस सेटिस्फाइड होते हैं इस तरह के लीडर से, और यहाँ पे बहुत ज्यादा डिसहार्मनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय इस तरह के स्ट्रक्चर में हो सकता है। तो इसको हमने 1-1 ग्रीड कहा। 1 यानी लोअर लोअर कंसर्न फॉर पीपल एंड लोअर कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, इसको हमने 1-1 कहा या फिर इम्पोवेरिस्ट मैनेजमेंट कहा। ये नीचे लिखा होगा, ये डायग्राम इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम शोइंग डायग्राम। टास्क मैनेजमेंट सेकंड है इसमें, टास्क मैनेजमेंट। टास्क मैनेजमेंट 9 and 1 है। 9 and 1 का मतलब है, और नाम भी क्या है, टास्क मैनेजमेंट। तो टास्क अगर पहले तो समझ लो कि यहाँ पर जो मैनेजर होगा या लीडर होगा वो दे आर मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द गोल, उनको अपना टारगेट अचीव करने पे। तो ये जो स्टाइल है टास्क मैनेजमेंट या 9-1 मैनेजमेंट लीडरशिप स्टाइल, ये बेसिकली किस चीज को इम्प्रूव करता है, जो मोटिवेशन का मैक्स ग्रेगर का जो एक्स थियरी था उसको ये आइडेंटिफाई करता है या उससे अपने आप को रिलेट करता है कि पीपल आर naturally they are not willing to perform work unless and until we put pressure on them। ठीक है, तो नेचुरल टेंडेंसी होता है कि लोग ज्यादा काम करना पसंद नहीं करते, अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। तो ये उस बिलीफ को मानते हुए ये लीडर्स होते हैं जो लोगों से मिलते जुलते ज्यादा नहीं, लोगों के साथ मिक्सअप होने से कतराते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बहुत ओपन हो जाता है तो बहुत कुछ कम्यूट करने में या बहुत कुछ बताने, कम्युनिकेट करने में या बताने में प्रॉब्लम्स होती है फिर मैनेजर्स को। समटाइम्स उनका बहुत ज्यादा सीरियसली कहा गया भी बात बहुत इजीली या ग्रांटेड ले लेते हैं लोग, क्योंकि वो बहुत ओपन है लोगों के साथ। तो इस तरह का बिलीफ है इसमें, और लोग ज्यादा इस तरह के जो लीडर्स होंगे उनका मेजर फोकस होगा टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ द गोल। ठीक है, इनका एकदम लेसन एंड लेसन कंसर्न फॉर द पीपल होगा इस तरह के लोगों का। तो यहाँ पे भी लेबर टर्नओवर होना इनएविटेबल है। लेबर टर्नओवर से मतलब है कि एम्प्लॉइज छोड़ के जाने की जो संख्या होगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि पीपल आर नॉट एबल टू एसोसिएट देमसेल्व्स विद द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब तक उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, पैसा आप कितना भी दे दो लेकिन अगर आपके मेरिट को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा तो यू डोंट फील सेटिस्फैक्शन आफ्टर जॉब। और बहुत लोग काम करते हैं मनी के लिए, सब लोग करते हैं, लेकिन इसके अलावा उसमें बहुत ज्यादा कैटेगरी होता है जो पैसे के साथ साथ जॉब सेटिस्फैक्शन, मेंटल वेलनेस के लिए भी काम करते हैं। तो यहाँ पर अगर उनके मेंटल जो क्या कहते हैं हेल्थ है, इस पे अगर निगेटिव स्ट्रेस पड़ेगा कि बहुत ज्यादा एफर्ट डालने के बाद भी नोबडी इज रिकॉग्नाइजिंग हिज एफर्ट, तो इस तरह के वातावरण में क्या होता है, स्ट्रेस होता है, स्ट्रेन होता है, और वो चाहते हैं कि वो इससे बेहतर, जिस ऑर्गेनाइजेशन में इससे बेहतर मैनेजरियल अप्रोच हो, जाके वो उधर ज्वाइन करे। तो दे कीप ऑन सर्चिंग एंड होपिंग फॉर द जॉब्स। तो ये सेकंड समझ में आ गया हर्ष? यस मैम। हाँ, थर्ड वन इज मिडिल ऑफ द रोड। मिडिल ऑफ द रोड उस पॉइंट को बोला गया है जहां पर मैनेजर इज एवरेज, मैनेजर का एवरेज कंसर्न है टास्क से भी, प्रोडक्शन से भी, और एवरेज कंसर्न है किस चीज से, पीपल के रिलेशनशिप के साथ भी। बिल्कुल, तो जो ऐसे एक बैलेंस मेंटेन करके चलता है कि ठीक है इधर उधर दोनों मुझे बैलेंस करके चलना है, ये बीच में ही रहते हैं। एक्चुअली दे कीप ऑन ऑसिलेटिंग लाइक पेंडुलम। ठीक है, इनका परफॉर्मेंस भी कभी भी इनका परफॉर्मेंस एवरेज से ज्यादा नहीं हो सकता है, बिकॉज दे आर नॉट पुटिंग एनी एफर्ट टुवर्ड्स, या तो ना तो इनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा, अगर बहुत अच्छा रिलेशनशिप भी हो तो प्रोडक्शन जो है वो एवरेज से हाई हो जाएगा। और अगर पूरा का पूरा फोकस टास्क पे है तो अदर जो बातें हैं जैसे कि डिससैटिस्फैक्शन इन एम्प्लॉइज वगैरह, तो ये सब चीज तो होंगे, लेकिन फिर भी जब तक आप फोकस्ड है तब तक काम आपका होता रहेगा। ठीक है, लेकिन जो मिडिल ऑफ द रोड है वो क्या करता है, एवरेज रास्ता, बीच का रास्ता अपनाता है, और थोड़ा बहुत ह्यूमन रिसोर्सेज पे भी टाइम स्पेंड करता है और बहुत थोड़ा सा एफर्ट लगाता है प्रोडक्शन के या प्रोडक्टिविटी गेन करने में या फिर अपना गोल अचीव करने में। तो एक्सक्यूज मी, इस क्लास को लेकर के कुछ परफॉर्मेंस रहेगा। देख, नेवर पुट एनी
extra effort towards the achievement of the target or towards to increase the performance level. ठीक है, तो ये मिडिल ऑफ द रोड हो गया. नेक्स्ट था इसमें कंट्री क्लब करके है, ये देखो कंट्री क्लब को 1 and 9 मिल गया. इसमें एक्चुअली 1 क्या है? 1 shows what? Concern for people. No. Concern for production. Very good. Low concern for production. 1 है ये low concern for production. Yes, and 9 is concern for production. High concern and 9 for is people. Concern 9 for is what? people. High People. concern Good for तो concern यहाँ for पे people. बिल्कुल बहुत ज्यादा हाई कंसर्न है पीपल के लिए एंड लो कंसर्न है प्रोडक्शन के लिए. अब इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में मैंने कहा था कि यहाँ के का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नॉर्मली जो हमने ओबी मॉडल देखा था वहाँ के कॉलेजियल स्टाइल को ये एक्चुअली अडॉप्ट करता है, जहाँ पर सबऑर्डिनेट्स या एम्प्लॉयज को पूरी फ्रीडम होती है कि ये तुम्हारा टास्क है. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वे तरीके से करना चाहते हो, दिन में करना चाहते हो, रात में करना चाहते हो, शाम में करना चाहते हो. ये तुम्हारा टाइम पीरियड है 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे या 24 घंटे. इसमें काम करके देना. आप जब करना पूरे का पूरा आपको फ्रीडम है, ऑटोनॉमी आपके हाथ में है, आप उसको यूज कर सकते हैं और बस टाइम से खत्म करके दीजिए. तो ये जो कंट्री क्लब अप्रोच है ये वहीं पे काम करता है जहाँ पे लेवल ऑफ जो एम्प्लॉय है या सबऑर्डिनेट्स वो काफी मैच्योर होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं. देखो हमारी मैं ये बात आज के क्लासेस में भी, ऑनलाइन क्लासेस में भी, तो जो हमारा आज का जो मेन इकोनॉमी है ना वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को, पहले एग्रीकल्चरल इकोनॉमी था, थोड़ा समझो. तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में क्या था, जो मेजर हमारा इकोनॉमी का जो इकोनॉमिक में जो कंट्रीब्यूशन था वो एग्रीकल्चर से आता था. स्लोली एंड ग्रेजुअली एग्रीकल्चर से शिफ्ट होते होते ये इकोनॉमी हो गया इंडस्ट्री बेस्ड इकोनॉमी, यानी अब जो इंडस्ट्री से ये मेजर कंट्रीब्यूटर हो गया हमारे इकोनॉमी का. एंड नाउ अ डेज लास्ट 1 दशक से जो स्ट्रक्चर फिर से चेंज हुआ है और अब जो इकोनॉमी का मेजर पोर्शन है दैट इज गोइंग टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय नॉलेज इंडस्ट्री. ठीक है, नॉलेज इंडस्ट्री का नॉलेज वर्कर्स या नॉलेज इंडस्ट्री कहने का मतलब है कि जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अभी भी रहेगा और वो रहेगा, एग्रीकल्चर हमेशा रहेगा, वो रहेगा. बिना एग्रीकल्चर के मैन पावर या ह्यूमन बीइंग कहीं का भी ऑल ओवर वर्ल्ड का खाना चावल रोटी ही खाता है ना, चाहे पिज्जा खाए, चाहे ब्रेड खाए, चाहे रोटी खाए, चाहे चावल खाए, किसी भी तरह का सोर्सेस खाए, खाना तो यही खाना है, किसी फॉर्म में आप खाइए, राइट. तो एग्रीकल्चर तो होगा ही, एग्रीकल्चर कभी भी खत्म नहीं हो सकता है, लेकिन फोकस शिफ्ट होता है. तो एग्रीकल्चर से फोकस शिफ्ट हुआ धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग की तरफ और अब ये फोकस शिफ्ट हो रहा है नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री की तरफ. नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री वैसे ऑर्गेनाइजेशंस को बोलते हैं जहां पर सारा का सारा दारोमदार वैसे लोगों पे रहता है यूटिलाइज करके काम को खत्म करते, जैसे कि ITES. ठीक है, ये जितना भी ITES का सेक्टर से ये सारे नॉलेज बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है. गूगल ले लो, एप्पल ले लो, इन्फोसिस ले लो, उसके बाद विप्रो ले लो, और कितने भी है, बहुत सारे नाम है, जो कॉग्निजेंट है, और भी बहुत सारे मेरे नाम से अभी मेरे दिमाग से हट रहा है. ये सारे क्या है, नॉलेज बेस्ड है और इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है. मेडिकल में है इनका यूज, ट्रांसक्रिप्टर्स, मेडिकल ट्रांसक्रिप्टर्स का यूज होता है. तो एजुकेशन में है, बहुत सारे लेवल पे कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जो अब इन सर्विसेज के बिना चलता है. इवन बैंकिंग सेक्टर आर यूटिलाइजिंग IT एंड ITES. जितना ज्यादा हम डिजिटल होते जा रहे हैं उतनी ज्यादा हमारा डिपेंडेंसी किस चीज पे होते जा रहा है, इसी इंडस्ट्री पे, IT एंड ITES, IT इनेबल्ड सर्विसेज. तो अब ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या सेक्टर्स नहीं है जो इनसे अछूता है. तो जब कोई भी सेक्टर इनसे अछूता नहीं है तो ऑब्वियसली जो मेन कंसर्न होगा वो नॉलेज वर्कर्स का होगा. नॉलेज वर्कर्स जो अपना दिमाग से ज्यादा, जो अपने दिमाग, लॉजिकल और रीजनिंग पार्ट को ज्यादा यूटिलाइज करते हैं और फिजिकल जिनको एफर्ट है वो कम लगाना पड़ता है. तो इस तरह के काम को हम नॉलेज बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, नॉलेज वर्कर बोलते हैं ऐसे को. तो जो कंट्री क्लब है वो उस तरह के लोगों या उस तरह के ग्रुप के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां पर नॉलेज वर्कर्स, यानी कि जो वैसे लोग जो अपने नॉलेज को यूटिलाइज करके काम को अचीव करते, गोल को अचीव करते, उनके लिए ये ठीक है. ठीक है, उनके लिए ही है. अगर आपने हर जगह इम्प्लीमेंट कर दिया ये अप्रोच तो मे बी कि आपका जो
कंसर्न है वो रिलेशनशिप जो एम्प्लॉयज के साथ वो तो बेहतर हो जाएगा, लेकिन जो ओवरऑल आपका जो गोल है वो शायद आप अचीव नहीं कर सके, क्योंकि एक तरह से इसमें जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उनको सेल्फ मोटिवेटेड फॉर्म में रहना पड़ता है। ठीक है, अगर वो जरा सा भी वो अनमना होंगे, आलस दिखाएंगे, तो पूरा का पूरा जो एजेंडा है फ्लॉप हो सकता है। तो दिस इज कंट्री क्लब। एंड नाउ द बेस्ट इज टीम मैनेजमेंट 9-9, मतलब बोथ, जहाँ पे हाई है प्रोडक्शन के लिए भी जिनका हाई है और पीपल के लिए। अब ये है, ये मैग्रीगर के वाई थियरी को अप्रिसिएट करता है और उसमें बिलीव करता है। यहाँ पर बोला गया है कि ऐसा नहीं है कि ऑल वर्क जो ह्यूमन बीइंग्स है वो हमेशा इनहेरेंटली या बाय बर्थ ही काम को नापसंद करते हैं या कंफर्ट जोन से नहीं आना चाहते हैं। दे नीड रियल मोटिवेशंस एट रियल टाइम। ठीक है, सही समय पर अगर आपको सही पुश दिया, सही मार्गदर्शन कराया या उनको मोटिवेट किया, तो आपको उनको सुपरवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू नीड टू इन्फ्यूज इंटरेस्टमेंट, एम्पावरमेंट एंड कमिटमेंट inside the employees or subordinates of a team और ऑर्गेनाइजेशन। आपको क्या करना है एज ए लीडर? सिर्फ आपको उनको एम्पावर करना है। एम्पावर करना है कि आप कैसे एम्पावर कर सकते हो? आप ज्यादा से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और अथॉरिटी देके उनके अंदर कमिटमेंट का भावना डेवलप करना है कि क्यों आपका कमिटमेंट, आपका काम कैसे इंपॉर्टेंट है और कैसे आपके कमिटमेंट से जो पूरा है, जो टास्क पूरा होता है, उसका फायदा सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को नहीं हो रहा, आपको भी हो रहा है और ओवरऑल सोसाइटी को भी हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह का ट्रस्ट और कमिटमेंट लेवल जब हम डेवलप करते हैं अपने टीम मेंबर्स के बीच में, तो वहाँ एक बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव एटमॉस्फेयर बनता है। ऑटोमेटिकली इट रिजल्ट्स इनटू अ वेरी कोऑपरेटिंग एटमॉस्फेयर और एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन भी हाई होता है। एंड highly satisfied employee always good for production point of view too। हमने पहले भी देखा कि employee का satisfaction is directly proportional to the production or towards the achievement। देखा था ना हम लोगों ने ये चीज कि कैसे directly proportional और inversely proportional है production से employee satisfaction। yes, ठीक है, तो ये हो गया ऑल टुगेदर, ये हो गया हमारा मैनेजेरियल ग्रीड। इसके बाद ट्राई डायमेंशनल तो हो गया था, इसको बताने की जरूरत है? इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी वही दो मेन एक्सिस वही है, रिलेशनशिप ओरिएंटेशन, टास्क ओरिएंटेशन। एंड द थर्ड इज जो 3D है ये, तो थर्ड इज इफेक्टिवनेस, कि जितने अच्छे से कोई लीडर्स सिचुएशंस के डिमांड को फुलफिल करता है वो उतना ही इफेक्टिव लीडर होगा। ठीक है, इसमें भी हम लोगों ने, ये खत्म हुआ था या बाकी है? हम खत्म हो गया था ना। तो इसमें भी 4 टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स हमने देखा था, जिसमें था सेपरेटेड, रिलेटेड, डेडिकेटेड एंड लास्ट वन इज इंटीग्रेटेड। हाँ, इंटीग्रेटेड जो मिक्स होता है रिलेटेड एंड डेडिकेटेड का। एंड दिस इंटीग्रेटेड इज द एक्चुअली द ओवरऑल मिक्सचर ऑफ डेडिकेटेड एंड रिलेटेड मैनेजर्स, ये होता है इंटीग्रेटेड। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट शुरू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आज हमारा है अब, अच्छा अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ये क्या था तुम बताओ? 2 टाइप्स के हम लोगों ने देखा था ना कि अब मैं शेयर करूंगी, मैं जब शेयर करूं उससे पहले तुम लोग बता दो मुझे। मैच करता है जो सिचुएशन का रिक्वायरमेंट है उसको कितने अच्छे से वो फुलफिल करता है, ये कंटिंजेंसी मॉडल है। यानी इफ यू आर एबल टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ सिचुएशंस, ठीक है, ये सिचुएशन वेरिएबल बहुत 3 तरह के होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये सिचुएशनल रिक्वायरमेंट्स को जो लीडर जितने अच्छे से फुलफिल करता है वही लीडर ज्यादा इफेक्टिव लीडर कहलाएगा। तो इसमें 3 चीजों को बेसिक ध्यान में रखा गया है। एक है लीडरशिप स्टाइल, दूसरा है सिचुएशनल वेरिएबल्स, and interaction of these 2 factors results into what? It results into interrelationship। तो relationship between style and situation कैसा है उस पर डिपेंड करेगा कि कौन इफेक्टिव लीडर्स है और कौन नहीं। तो 3 कंपोनेंट जो हमें याद रखना है कंटिजेंसी मॉडल में, वो एक है लीडरशिप स्टाइल, दूसरा है सिचुएशनल वेरिएबल एंड तीसरा इन दोनों के बीच का इंटरैक्शंस, रिलेशनशिप्स। और तीनों ही जो कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में 2 वे एरो होगा। ठीक है, यानी हर एक कंपोनेंट एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे का जो इम्पैक्ट है वो हर एक कंपोनेंट्स पे पड़ रहा है। ये डायग्राम समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, अब हम लीडरशिप स्टाइल्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे भी मेन है 2 ही लीडरशिप स्टाइल। 2 लीडरशिप स्टाइल को यहाँ पे भी 2 ही डायमेंशंस में रखा गया है, टास्क डायरेक्टेड एंड ह्यूमन रिलेशन ओरिएंटेड। टास्क डायरेक्टेड बताने की कोई जरूरत नहीं, जहाँ पे फोकस होता है अचीवमेंट ऑफ टास्क।
परफॉर्मेंस और जो लीडर का जो सेटिस्फैक्शन होता है वो उनको अपने टास्क को परफॉर्म करके या करवा के टारगेट को अचीव करके या विद द हेल्प ऑफ द सबऑर्डिनेट्स टारगेट को अचीव कराने के बाद ही उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो ये हो गया टास्क ओरिएंटेड। ह्यूमन रिलेशन स्टाइल भी हमको मालूम है कि कितना अच्छा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है उनका एम्प्लॉयज के सबऑर्डिनेट्स के साथ। इसमें जो वैल्यू एडिशन है, जो चेंजेज है वो ये है कि इसके लिए यहाँ पर दो तरह के स्कोर कार्ड को अडॉप्ट किया गया है। एक स्कोर कार्ड है एलपीसी। एलपीसी का मतलब होता है लिस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर्स। मैं यहाँ तक थोड़ा जल्दी में आगे बढ़ गई क्योंकि मैंने टास्क डायरेक्टेड एंड ह्यूमन रिलेशन ओरिएंटेड को बहुत अच्छे से डिफाइन करना जरूरी नहीं समझा। करना पड़ेगा क्या? टास्क ओरिएंटेड वही है जो अब तक हम देखते आए हैं और ह्यूमन रिलेशन या पीपल ओरिएंटेड वही है जो अब तक हम देखते आए हैं। बस पीपल ओरिएंटेड में जो चेंज है वो चेंज पर मैं थोड़ा जाती हूँ, वहां पर मैं डिस्कस करूंगी। ये जो एलपीसी है यानी कि लिस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर्स और एएस यानी अज्यूम्ड सिमिलैरिटी, ये दो स्कोर कार्ड्स इसमें अडॉप्ट किए गए हैं। एलपीसी मतलब लिस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर्स, जब वर्कर्स काम करते हैं साथ में या एम्प्लॉयज साथ में काम करते हैं तो लीडर्स एक स्कोर कार्ड बनाता है या एक स्केल डेवलप करता है जिसमें वो देखता है कि कौन कितने सारे एम्प्लॉयज हैं या सबऑर्डिनेट्स हैं जिनके साथ मुझे काम करने में बनता नहीं, जिनके कुछ भी हमसे सिमिलैरिटी नहीं है। दैट इज बेस्ड ऑन लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग ऑफ द इंडिविजुअल्स वर्किंग इन ए ग्रुप। ग्रुप में जितने भी लोग काम करते हैं तो ऑब्वियसली किसी किसी से क्या होता है, हमारा बहुत अच्छा रिलेशन हो जाता है और किसी किसी से क्या होता है, बिल्कुल हमको चाहते भी हैं कि हम मेरा इसके साथ कुछ ऐसा डिस्प्यूट ना हो या ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप ना हो, लेकिन हम देखते हैं कि हम लोग दो लोग इस तरह के दो लोग जैसे ही साथ मिलते हैं ना कुछ ना कुछ तो नेगेटिव वाइब्स हो जाता है। देखो ये हर जगह होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है और सारे लोगों के साथ होता है कि ग्रुप में अगर 20 लोग हैं तो 5 लोग उनको अपने जैसे मिल जाएंगे जिनके साथ वो बहुत अच्छे से हिल मिल सकते हैं और कुछ 2-4 लोग ऐसे भी बाकी लोग ठीक है ओके ओके रहेंगे और कुछ कम से कम 2 या 1 ऐसे लोग तो हो ही जाएंगे जो बिल्कुल भी आपको जमेंगे नहीं, बिल्कुल भी आपको आपके हिसाब से लगेगा कि वी डोंट शेयर एनीथिंग सिमिलर। तो इस तरह के लोगों का क्या होता है, लिस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर्स में इनको डाला गया है। अब लिस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर्स होता है वो नॉर्मली किस चीज पर बेस्ड होता है, लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग्स ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ द ग्रुप। अगर ग्रुप में जो ज्यादातर लोग ऐसे जिनको हम लाइक नहीं कर रहे या जिनके बीच बहुत ज्यादा डिसिमिलैरिटी है, या फिर दूसरा हो गया अज्यूम्ड सिमिलैरिटी। अज्यूम्ड सिमिलैरिटी मतलब लीडर्स अपने कौन कौन से सबऑर्डिनेट्स के साथ सिमिलर देखता है कि हमारे बीच में सिमिलर वेव्स है, सिमिलर हमारा काम करने का तरीका है, कितनी ज्यादा सिमिलैरिटी है। इन दोनों चीज का रिलेशनशिप आपस में, इन दोनों का जब हम को रिलेशन निकालेंगे तो काफी हाई को रिलेशन निकलता है जिसका इम्पैक्ट लीडर के इफेक्टिवनेस पर पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ यही चीज याद रखनी है कि लीडरशिप का जो स्टाइल है वो 2 ही डायमेंशन है। यहाँ पे भी टास्क ओरिएंटेड एंड पीपल ओरिएंटेड या फिर ह्यूमन रिलेशन ओरिएंटेड। लेकिन यहाँ पे ह्यूमन रिलेशन ओरिएंटेड को आइडेंटिफाई करने के लिए 2 अलग अलग तरह के स्कोर्स देखे गए। एक है एलपीसी यानी लिस्ट प्रेफर्ड। स्कोर्स का क्या मतलब है? हाँ, स्कोर्स का क्या मतलब है? स्कोर्स यानी इन पॉइंट देना होता है। एक्चुअली स्कोर्स का मतलब आगे मैं दिखाऊंगी, एक डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, जब ये डायग्राम देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा बताती, स्कोर्स मतलब कितने पॉइंट है, कितने सारे सबऑर्डिनेट्स है जिनके साथ आप काम करने में आपको अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप स्कोर दोगे, जितनी ज्यादा सिमिलैरिटी होगी उतना मैक्सिमम मार्क्स दोगे आप उसको, अभी मार्क्स के टर्म में ही तुम समझो, उतना ज्यादा नंबर दोगे। और जितने कम सिमिलैरिटी होगी, जितना ज्यादा आपस में नहीं बनेगा, वो उतने लो की तरफ बढ़ते आ जाएगा। तो 1 से लेकर के हम शुरू करो तो मान लो 1 से 10 के बीच में एक स्केल बनाते हैं, तो जितना कम तो अच्छी बात यह है कि ग्रुप में जो लिस्ट प्रेफर्ड स्कोर से वो कम हो, ठीक है ना, और जो एज्यूम्ड सिमिलैरिटी हो उनका स्कोर से वो ज्यादा हो। तो क्या कहेंगे कि ये बैलेंस टीम है, यहाँ पर अच्छा से काम किया जा सकता है। मान लो हम 10 ही आदमी का ग्रुप है और 10 आदमी में 8 लोगों के साथ मेरी जमती नहीं, तो क्या हम ग्रुप की तरह अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे? नो मैम, नहीं कर पाएंगे। अज्यूम्ड सिमिलैरिटी, 8 के साथ मेरी बहुत जमती है, सिर्फ 1-2 है जिसके साथ थोड़ा मैनेज करके चलना पड़ता है, तो हम अच्छे से कर पाएंगे? कर पाएंगे, क्योंकि जो मैक्सिमम स्कोर है वो अज्यूम्ड सिमिलैरिटी का है। ठीक है, जो 8 लोगों के बीच में वो ज्यादा सिमिलैरिटी है और 2 ही लोग ऐसे जिनको हमको मैनेज करना है, किसी तरह से उनके साथ हमको चलाना है, बनाना है, तो यही है स्कोर्स। अगर ये स्कोर्स हाई होंगे तो लीडरशिप इफेक्टिवनेस ज्यादा होंगे, यानी अज्यूम्ड सिमिलैरिटी अगर हाई होगा तो इफेक्टिवनेस हाई होगा।
और अगर एलपीसी ज्यादा होगा, सॉरी एलपीसी ही कहा था हमने, लिस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर्स। कोवर्कर्स, लिस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर्स का अगर स्कोर हाई हो गया तो ऑब्वियसली लीडरशिप का इफेक्टिवनेस है वो उस पर उससे उसका फर्क पड़ेगा उसका। ठीक है, ठीक है। यस मैम। अब हम नेक्स्ट चलते हैं सिचुएशनल वेरिएबल्स पर। इतना तो समझ में आ गया अनु? यस क्योंकि मुझे मैम। इसमें थोड़ा सा और समझाना होगा। सिचुएशनल वेरिएबल्स में है कि 3 तरह के सिचुएशनल वेरिएबल्स है यहाँ पे। एक तो लीडर मेंबर रिलेशनशिप, ऑब्वियसली लीडर मेंबर रिलेशनशिप भी फिर से मुझे उतना समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रिलेशनशिप बिटवीन द लीडर्स एंड द मेंबर्स, ये पहला होता है कि कितना मेंबर्स को ट्रस्ट है अपने लीडर्स पे। ठीक है, ये यहीं से लीडर मेंबरशिप हमेशा ऐसे ही शुरू होता है कि कितना ज्यादा ट्रस्ट है लीडर्स का उनको अपने ग्रुप के मेंबर्स पे। और दूसरा होगा कि मेंबर्स कितने विलिंग है, कितने ज्यादा वो चाहते हैं कि वो क्या करें, कि सपोर्ट करें अपने लीडर्स के को ओवरऑल जो टारगेट है या जो गोल है उसको अचीव करने में कितना ज्यादा सपोर्ट करने के लिए विलिंग है। विलिंगनेस मतलब होता है कि जिनको कोई भी ऊपर से किसी तरह का पनिशमेंट या रिवॉर्ड के थ्रू नहीं आपको उनको मोटिवेट करना है, वो अपने आप ही विलिंगली दे हेल्प यू इन ऑर्डर टू अचीव द गोल। ठीक, तो इसको हम लोगों ने कहा लीडर मेंबर रिलेशनशिप्स। टास्क स्ट्रक्चर, टास्क स्ट्रक्चर से मतलब होता है कि जो टास्क है, जो गोल है या जो भी परफॉर्मेंस करना है वो कितना ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है या अनस्ट्रक्चर्ड है। जब हम स्ट्रक्चर्ड की बात करेंगे तो हमको पूरा का पूरा जो ब्लू प्रिंट रहेगा वो मालूम रहेगा, किस तरह से काम करना है वो ऑलरेडी डिसाइडेड रहेगा। ठीक है, उसको स्ट्रक्चर्ड बोलते हैं। जब सब कुछ टाइमिंग डिसाइड हो, सबका अपना अपना रोल दे दिया गया और बहुत क्लियरली डिफाइंड जब टास्क होता है तो उसको स्ट्रक्चर्ड कहते हैं। लेकिन बहुत सारा, जैसे कि अभी का एग्जांपल ले लो, मोदी जी जो भी लॉकडाउन कर रहे हैं ये अनस्ट्रक्चर्ड है। ठीक है, क्योंकि उनको नहीं पता कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाला। उन्होंने ये जो भी किया उसका जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव होगा या फिर वही होगा जो वो चाहते हैं या नहीं। अभी लीकर शॉप बहुत जगह खोल दिया गया है। जितने भी अभी 2 महीने से लॉकडाउन होना, सारा इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा लगता है देख करके। जब कहीं पे भी तुम सोशल मीडिया या न्यूज़पेपर में देखो कि कितना रश है और कोई सोशल डिस्टेंसिंग नाम का कोई भी चीज मेंटेन नहीं किया जा रहा। तो क्या होता है इन सारे होने वाला। अच्छा है कि होम डिलीवरी हो। ठीक है, आई सपोर्ट दिस कि अगर ये करना ही और खोलना ही है तो होम डिलीवरी हो ना। इतना जो लोग वहां पे जा रहे हैं वो तो जहां हो रहा है वहां की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो जहां मतलब मैं ये सिर्फ बोलना चाहती हूँ कि ये सारे अनस्ट्रक्चर्ड हैं क्योंकि इसके सही दिशा और इसका पूरा का पूरा कॉन्सिक्वेंट, क्योंकि ओवरऑल सही बात है जो ये पैंडेमिक ये खुद बहुत स्ट्रक्चर्ड नहीं है। इसका ना ओर पता है, ना छोर पता है, ना आदि पता है, ना अंत पता है। तो ऐसे टास्क को स्ट्रक्चर्ड किया भी नहीं जा सकता। मैं कहीं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं बस ये बोल रही हूँ कि अभी तुम लोगों को एग्जाम्पल दे रही हूँ कि किस तरह से जो टास्क होते हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं, जहां पर बहुत कुछ क्लियर नहीं होता है, बहुत कुछ स्पष्ट नहीं होता है। तो वैसे टास्क जहाँ पे क्लैरिटी नहीं हो, ना गोल का क्लैरिटी हो, ना किस तरह से क्या काम करना उसकी क्लैरिटी हो, तो उसको हम बोलेंगे अनस्ट्रक्चर्ड। और जहाँ पे एक एक चीज क्लियर हो कि हमको कैसे आगे बढ़ना है, कौन कहाँ से क्या लाना है, किस तरह कौन से टाइम में कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, रोशन को क्या करना है, अंकित को क्या करना है, नमन को क्या करना है। तो जब इतना ज्यादा खुलवा देना है मैम। तो जब ये इतना ज्यादा स्ट्रक्चर्ड रहता है तो इसको हम स्ट्रक्चर्ड टास्क बोलते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि अब ये जो लीडरशिप का जो सिचुएशनल वेरिएबल्स में एक वेरिएबल्स ये भी हो गया कि जो सिचुएशन है वो स्ट्रक्चर्ड है या अनस्ट्रक्चर्ड है, या फिर जो टास्क असाइनमेंट किया गया है लोगों को वो स्ट्रक्चर्ड है वो या वो अनस्ट्रक्चर्ड है। ये समझ में आया टास्क स्ट्रक्चर? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट लास्ट वन इज पोजीशन पावर। पोजीशन पावर हम लोग ऑलरेडी बहुत बार पहले देख चुके हैं। अब मैं थक गई एक्चुअली लीडरशिप पढ़ाते पढ़ाते, क्योंकि एक ही टर्म बार बार आ रहे हैं। पोजीशन पावर तुम भी लोग में से कोई डिफाइन करो जल्दी, वो भी मैम। जो ऑथोरिटी होता है ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशन की वजह से जो मिलता है।
वेरी गुड बलराम। ऑथोरिटी मतलब कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आप पोजीशन पे हो, उसकी वजह से जो जो आपके पास पावर है, उस पावर का आप कितना, किस डिग्री तक या किस एक्सटेंट तक उस पावर को आप एक्सरसाइज करते हो अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर, उनको मोटिवेट करने के लिए और उनको गाइडलाइन देने के लिए टुवर्ड्स द, सो ओवरऑल पर्पस क्या होता है? और पर्पस तो वही होता है कि जो काम है वो काम को करना है, ठीक है। तो वो काम करवाने में आप अपने पोजीशन के जो पावर है, जो ऑथोरिटीज है, उसको किस लेवल तक एक्सरसाइज करते हो कि लोग आपके फेवर में या आपके इच्छानुसार काम करे, ठीक है। तो ये तीनों वेरिएबल्स है। अगर हाई होगा, हमने पहले भी देखा था कि पोजीशन पावर अगर हाई है तो उनका ज्यादा काम बनेगा। अगर ये पावर कम है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ये थोड़ी मुश्किल हो सकती है। मैं कितना भी आपसे रिक्वेस्ट करूं, लेकिन आप मेरी बात कुछ हद तक टाल सकते हैं, काट सकते हैं। लेकिन वही जब कोई हायर अथॉरिटी आके बोलता है तो आप एक बार में सुन लेते हैं।